हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स EEE 201 का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड है। तो आज ये जो टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो ये तीनों जो मटेरियल है हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सेमीकंडक्टर, इनको हम बैंड थ्योरी के आधार पर या एनर्जी बैंड के आधार पर हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे कि आप समझेंगे कि तीनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। अब जैसा कि मैंने बताया था, सेमीकंडक्टर जनरली जो हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली वो दो हैं, कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन आपको पता ही है, सिलिकॉन का जो परमाणु होता है उसके कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, जैसे मैंने लिखा है सिलिकॉन 14। तो आप अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताओगे, जो परमाणु का जो स्ट्रक्चर बताओगे तो कुछ इस तरह से भरा हुआ बताओगे। तो इसमें कैसे भरे जाते हैं, 14 इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एटॉमिक नंबर है, तो 14 इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम कैसे भरेंगे, अंदर वाला जो होगा सेल उसमें 2, इसके बाद हम 8, उसके बाद 4, इस तरह से टोटल हो जाएंगे 2 + 8 + 4 14 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से फिल करते हैं। भरने का क्रम यही होता है, पहले 2 भरते हैं, सेकंड कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8, तीसरे फिर 18, तीसरे कक्ष में 18, इस तरह से हम इसको फिल करते हैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जैसा कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन में सिर्फ 14 एटम पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले कक्ष में 2, फिर दूसरे में 8, फिर चौथे में बचे हुए 4 हम इसमें फिल करते हैं। जैसे ये सिलिकॉन का जैसे लिखा, तो ये इनर वाला जो ये ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे आप, उसके बाहर वाले में 8 है, उसके बाद में 4 है। और जो आपको जैसा पता होगा, बैंड थ्योरी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के नज़दीक होता है वो उतनी ही एनर्जी कम रखता है और उतनी ही टाइटली वो बॉन्ड होता है उस अपने परमाणु से। और जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से दूर होगा, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात करूँ इस कक्षा में, ये जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ही लूज़ इससे न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4, 1 2 3 4, ये चारों क्या होंगे, अपने परमाणु से एकदम ही कमज़ोर बंध से बंधे हुए होते हैं। तो ये कभी थोड़ी सी भी एनर्जी अगर इसको मिल जाए सिलिकॉन के एटम को, तो ये एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, ये बाहर वाले, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर तहत से जुड़े हुए हैं। तो सिलिकॉन का एटम हम देख रहे हैं, इसमें जैसे एक्सटर्नल एनर्जी आपने दी तो इसके जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके हायर लेवल पे चले जाते हैं। तो अलग कक्ष बन जाता है, उसमें वो जंप कर जाते हैं। जैसे ये एनर्जी लूज़ करते हैं तो वापस ये अपने जो कक्ष है उसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बाहरी वाला जो कक्ष है उसको हम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, वैलेंस कक्ष। ठीक है, और जो भी हमेशा ध्यान रखना, जितने भी जो भी आपको परमाणु की बात करें हम, उसका जो बाहरी कक्ष हमेशा क्या कहलाता है, वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है, वैलेंस कक्ष कहलाता है। और उसमें जो उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको आप बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस ऑर्बिट होता है वो परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष कहलाता है, जो सबसे बाहरी कक्ष होता है वो वैलेंस कक्ष ही होता है। ठीक है, इसी तरह से जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। ठीक है, तो इसको फिल करने की आपको पता है, पहले में जाएगा 2, उसके में जाएगा फिर 8, फिर जाएगा इसमें 18, उसके बाद इस तरह से ये फिल होता है। तो आप देखोगे जर्मेनियम का मैंने इसे स्ट्रक्चर नहीं बताया, समझने के लिए इसे देख लीजिए। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट होगी अंदर वाली, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट है इसमें आप गिनोगे, ऊपर देखो आप 2s2 और 2p6, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, तो इसमें 8 पूरे कंप्लीट हो गए। फिर तीसरी जो ऑर्बिट है उसमें आप देखोगे ऊपर वाले गिनो आप, 2, 6 और 10, टोटल कितने होंगे, 18। तो ये तीसरी वाली भी पूरी तरह से भर गई है। अब जो लास्ट जो ऑर्बिट है, चौथी कक्षा है, चौथे नंबर पे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, 1 और 2 4। तो आप देखोगे कि जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, और सिलिकॉन में भी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4। तो हम ये कह सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों किस तरह का एटम है, क्वाड वैलेंट एटम कहलाता है। क्वाड वैलेंट मतलब
जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसको क्वाड वैलेंट एटम कहते हैं। जिसमें बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम पेंटावैलेंट बोलते हो। जिसके बाहरी कक्ष में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप बोलते हो ट्राईवैलेंट एटम ना। तो ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम आप देखोगे दोनों के बाहरी कक्ष में कितने, इसका तीसरा कक्ष है और इसका चौथा कक्ष है बाहरी। तो आप गिनोगे अगर इसके ऊपर तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है। तो ये क्वाड वैलेंट एटम कहलाता है। और ये पीरियोडिक टेबल जो होती है वो किस ग्रुप में आता है, ये दोनों एटम ग्रुप 4 में, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो ग्रुप 4 के कॉलम के वो मेंबर हैं। पीरियोडिक टेबल आप आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो उसमें आप देखना सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों एक ही कॉलम ग्रुप 4 से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहती है एक्चुअली? बैंड थ्योरी में क्या होता है कि बैंड थ्योरी में जो ये वैलेंस बैंड जो होता है, ये वैलेंस बैंड कौन सा होता है, जो बाहरी कक्ष का जो होता है उसी को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो ये जो बाहरी कक्ष है आपका जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इसको हमने बैंड के आधार पर हमने बनाया है। तो ये आपका वैलेंस बैंड कहलाता है नीचे वाला, जिसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी लेवल हो गया इसका। तो ये हाई एनर्जी वाला कौन सा होगा, इसका बाहरी वाला कक्ष। तो आप इसमें अगर देखोगे इसका एक बाहरी कक्ष और होता है जिसको आप बोलते हो कंडक्शन बैंड, ठीक है। अभी कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो एटम इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है, तो ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स सारे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स टूट के ऊपर अपनी हायर क्लास में चले जाते हैं, और जैसे ही एनर्जी लूज़ करते हैं तो वापस अपने जो यथावस्था में वो उस कक्ष में आ जाता है। तो हम इस परमाणु को अगर इस ऑर्बिट में हम देखें इस बैंड थ्योरी के आधार पर, तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो वैलेंस बैंड है वो किससे बना हुआ है, वैलेंस बैंड किससे बना है, इस वैलेंस ऑर्बिट से पूरा। ये तो मैं एक परमाणु की बात कर रहा हूँ सिलिकॉन के। इस तरह से अगर सिलिकॉन का अगर आप एक क्रिस्टल लेते हो तो उसमें बहुत सारे सिलिकॉन के परमाणु होते हैं एक क्रिस्टल में। तो बहुत सारे सिलिकॉन के क्रिस्टल में बहुत सारे वैलेंस ऑर्बिट्स होंगे, तो बहुत सारे वैलेंस ऑर्बिट को एक बैंड बना देते हैं, इसको एनर्जी बैंड बोलते हैं आप। और ये जो कंडक्शन बैंड है ये वो हायर एनर्जी लेवल का बैंड है जो कब आता है, जब इसमें से आप एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कक्ष में चले जाए। तो आप इस तरह से इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड समझ में आ गया। अब आप इसकी दोनों की एनर्जी देखोगे, कंडक्शन बैंड की एनर्जी और वैलेंस बैंड की एनर्जी, तो ये आप देखोगे, ये ग्राफ में आप देखोगे तो इसकी एनर्जी तो है कम और इसकी एनर्जी है कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आपको पता है इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों, क्योंकि वैलेंस जैसे मैंने बताया इसका बाहरी कक्ष में जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर एनर्जी के आधार पर अगर देखें तो सबसे कम एनर्जी किस में होती है, इसमें सिलिकॉन का जो सबसे पास में इस जो नाभिक के पास में जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें सबसे कम एनर्जी है। उसके बाद सेकंड में होगी, फिर उसके बाद थर्ड में, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, फोर्थ वाले में। तो जो फोर्थ जो है कंडक्शन बैंड उसकी एनर्जी आपने ज़्यादा बताई गई है। अब हम बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर मेरा जो तीनों इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को हम क्लासीफाई करेंगे। तो पहला हम मटेरियल लेते हैं इंसुलेटर। पहला है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मैंने बताया नीचे वाला वैलेंस बैंड कहलाता है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड कहलाता है, और दोनों के बीच में जो जगह खाली जगह रह गई है उसको आप फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो फॉरबिडन गैप क्या होता है, फॉरबिडन गैप इन दोनों के बीच में जो खाली जगह रह जाती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो दूरी होती है वो आपका क्या कहलाती है, फॉरबिडन गैप। और ये फॉरबिडन गैप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसुलेटर की बात करूँ मैं, तो फॉरबिडन गैप क्या होता है, ईजी। फॉरबिडन गैप ईजी जो है वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। मतलब कि आप इसको समझने के लिए देखिएगा, अगर मैं इसको एनर्जी दूँ इस इंसुलेटर को कितनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे कंडक्शन बैंड तक। तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इंसुलेटर को, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं एनर्जी देता हूँ इस परमाणु को, इस इंसुलेटर वाले को, तब जाके ये जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी लेके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और वो कंडक्शन बैंड ही सबसे इम्पोर्टेंट है करंट कंडक्शन में। जो सेमीकंडक्टर में जो करंट का जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है कंडक्शन बैंड पे, और कंडक्शन बैंड में किस पे डिपेंड करेगा कि इसमें कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो कहने की बात यह है कि जितने ज़्यादा कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उस मटेरियल की या उस सेमीकंडक्टर की
कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो नीचे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो इंसुलेटर में ये जो बीच का जो गैप है, फॉरबिडन गैप, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। तो अगर ये इतनी ज़्यादा एनर्जी मिले तब जाके ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं जा पाते हैं। तो अगर नहीं जा पाएंगे तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो कंडक्शन बैंड में अगर नहीं जा पाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलने से क्या होगा, इसमें कंडक्शन नहीं होगा या करंट का फ्लो इस इंसुलेटर्स में नहीं होता है। तो आप कोई भी अगर पूछे कि एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर इंसुलेटर्स में करंट का कंडक्शन क्यों नहीं होता है, तो इसका मेन रीज़न यही है कि इनके वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है इंसुलेटर का, इनके मध्य की जो है फॉरबिडन गैप वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होने के कारण जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते और इससे इसमें इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता है, करंट इससे पास नहीं हो पाती है। और हम अगर कैसे भी करके ज़्यादा इसमें एनर्जी दे देते हैं 5 से 7 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इस ज़्यादा एनर्जी में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कुछ नहीं, और इतनी ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वो जो मटेरियल है वो भी ख़राब हो जाता है, जो आपको जो डिवाइस होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी हम दे ही नहीं पाते, और इससे अगर दे भी देंगे तो वो आपका जो डिवाइस होगी वो ख़राब हो जाती है। तो इंसुलेटर इसलिए वो क्या होता है, करंट का कंडक्शन इसमें नहीं हो पाता है। फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप देखोगे ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। तो इस दोनों के मध्य जो ईजी है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ईजी जो है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसकी एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, फॉरबिडन गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए इस सेमीकंडक्टर को, तो वो क्या होंगे, नीचे जो आपके जो एटम है, ये जो एटम होता है सिलिकॉन का जैसे, तो सिलिकॉन के एटम में जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन वैलेंस, वो थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते क्या चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो चूँकि इन दोनों के बीच में गैप बड़ा कम है, इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो बहुत ही कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उस मटेरियल जैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आप इसको पता लग गया होगा, दोनों का अगर कंपेयर करें कि क्यों नहीं इसमें कंडक्शन क्यों नहीं होता और इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है, इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते और नहीं देने से वो कंडक्शन कंडक्टिविटी नहीं होती है। और इसमें सेमीकंडक्टर में गैप कम होता है दोनों के बीच में, और थोड़ी सी भी एनर्जी इसको मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी सी यहाँ से जो एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर लेवल पे चले जाते हैं और वहाँ पे करंट कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में वही आपके करंट कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात आती है कि ये जो सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे दोनों हैं, तो इसमें इनके एनर्जी गैप कम होने के कारण इसमें कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे बाहर से उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एटम है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, जैसे इस इलेक्ट्रॉन या एनर्जी लेकर ऊपर जाता है हायर लेवल पे, ठीक है, जैसे इसलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक जगह खाली रह जाती है। उस खाली जगह को आप क्या बोलते हैं, होल। जो मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर में 2 तरह के आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, यहाँ से एनर्जी लेके हायर लेवल कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे इसके कंडक्शन बैंड में, और नीचे जो जगह खाली रह जाती है उसको आप होल बोलते हो। तो ये भी एक आवेश वाहक हुआ और ये भी आपका आवेश वाहक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो रहता है कंडक्शन बैंड में और होल्स रहता है वैलेंस बैंड में, ठीक है। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ज़्यादा अंदर वो होल छोड़ जाते हैं। एक तो जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे सिलिकॉन है, इसमें एनर्जी लेके निकलेगा तो ये जगह खाली रह जाती है, जितने ज़्यादा जाएंगे वह जगह खाली हो जाएगी, उस खाली जगह को आप होल बोलते हो। होल एक आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है जिसका क्या मान होता है, +1.6 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसके कंडक्शन बैंड में तो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एनर्जी लेके ऊपर जाते हैं, और ये नीचे रहते हैं होल्स, ठीक है, वैलेंस बैंड में तो रहते हैं होल्स। और इसमें जितनी ज़्यादा आप एनर्जी आप दोगे उतनी ज़्यादा इसमें कंडक्टिविटी होगी। थर्ड टाइप का मटेरियल आपका कंडक्टर। अब कंडक्टर का आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें आप देखोगे वैलेंस बैंड और ये जो कंडक्शन बैंड है दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, सुपर इम्पोज है या ओवरलैपिंग हम कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए, कोई भी दोनों के बीच में कोई भी किसी तरह का गैप नहीं है। देख लो इस तरह के से कंडक्टर वाला जो डायग्राम बनाया है, इसके मध्य में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है। मतलब जैसे इसमें था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें नहीं है। तो इसमें जो ईजी जो होगा, फॉरबिडन गैप को कैसे मेजर करता है, ई जी,
वो क्या होगा इसमें, ईजी क्या होता है कंडक्टर में, जीरो का मतलब दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और ये एक दूसरे से मिले हुए होने से क्या होता है, बहुत ही मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती ही नहीं है कंडक्टर में, ऑटोमेटिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, कंडक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे इजीली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह फ्लो होते हैं और सारे एक दूसरे से कोई भी गैप नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल रहते हैं और वो सारे कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर में जो करंट का कंडक्शन है वो बहुत ही ईजिली होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें फॉरबिडन गैप नहीं होता है, किसी तरह का कोई गैप ही नहीं, बीच में कोई दूरी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली आ जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, तो वो यहाँ से ईजिली फ्लो होते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, मतलब कंडक्टर के कंपैरिजन में क्यों होती है और कैसे इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी जितनी ज़्यादा दोगे उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उतने ज़्यादा वो कंडक्टिविटी। और इंसुलेटर में करंट कंडक्शन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो बीच का जो गैप है, खाई हम कह सकते हैं, दोनों के बीच जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो दूरी ज़्यादा है, तो इतनी हम एनर्जी नहीं दे पाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी नहीं जा पाएंगे, यहीं वैलेंस बैंड में रहेंगे, और वैलेंस बैंड में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ये परमाणु से बंधे हुए रहते हैं और वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस क्लास में पढ़ा कि बैंड थ्योरी के आधार पर हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमने क्लासीफाई किया है। थैंक यू।